चलिए, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट कंजंक्शन इज इन दिस केस वी विल स्टडी अबाउट केस ऑफ इफ एंड वेदर. ओके, व्हेन इट कम्स टू इफ एंड वेदर, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, आप सबको याद होगा, आप सबने स्कूल में नरेशन पढ़ी है. व्हेन इट कम्स टू नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, द स्टेटमेंट विच स्टेटिंग इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, उसमें हम क्या करते हैं, कॉमर्स को रिमूव करने के लिए दैट की जगह पे वेदर लगाते थे या इफ लगाते थे. तो ये वही वेदर और इफ है. बट व्हेन इट कम्स टू कंजंक्शन, आपको याद रखना है इफ एंड वेदर आर इंटरचेंजेबल. मतलब ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं. जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, जस्ट लेट मी नो इफ या वेदर यू आर कमिंग. जस्ट लेट मी नो इफ यू आर कमिंग, जस्ट लेट मी नो वेदर यू आर कमिंग. मुझे बता दो कि तुम आ रहे हो. ये आपकी कॉमन स्टेटमेंट है जहां पे इफ और वेदर दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है. लेकिन मैंने यहाँ पे हैशटैग बनाया. हैशटैग में हम क्या लिखते हैं, हैशटैग में हम उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जिन पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है. तो अब आपको याद रखना है, वैसे तो ये इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन अगर मैं आपको आसान करके समझाऊं तो इफ कंडीशनल है. कंडीशनल, यू अंडरस्टैंड, मतलब इफ कुछ सिचुएशंस पे डिपेंड करता है. जो वेदर होता है वो अनकंडीशनल होता है. शायद ये कंडीशनल और अनकंडीशनल वर्ड्स आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो हम कंडीशनल और अनकंडीशनल को समझने के लिए एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी, इफ यू आर कमिंग टू मीट मी, ब्रिंग मी सम फ्रूट. यहाँ पे मैंने फ्रूट्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फ्रूट्स जो होता है तब आता है जब हम डिफरेंट फ्रूट्स की बात करते हैं. तो अब मैं आपको ये नाउन वाला कंसेप्ट भी क्लियर कर देती हूँ. मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सम. सम का मतलब मैंने क्या कहा, मेरे लिए कुछ फल लेते आना. तो कुछ फल में मतलब मैंने उसको फ्री छोड़ा है, वो अपने मन से चूज कर सकता है कि उसको मेरे लिए क्या क्या लाना है, तो वो यहाँ पे फ्रूट्स लिख देगा. लेकिन अगर मैं उसको एक पर्टिकुलर फ्रूट बता देती तो फ्रूट आता. अब देखो, ये कंडीशन बन गई कि अगर तुम मुझसे मिलने आ रहे हो तो फ्रूट लेते आना. मतलब इफ़ यू आर कमिंग, अगर तुम्हारा प्लान चेंज हो जाता है और तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर फ्रूट भी नहीं आएंगे. तो मुझे फ्रूट तब मिलेगा जब आप मिलने आओगे. कंडीशन हो गई ना, सामने वाले के आने पे फ्रूट का आना डिपेंड हो रहा है. लेकिन हम वेदर के लिए क्या लिख सकते हैं, आई डू नॉट नो वेदर he is coming or not. देखो, आपको खुद कंफर्मेशन नहीं है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा. ये अनकंडीशनल स्टेटमेंट है. कंडीशनल का मतलब ये होता है वाक्य शुद्ध है, आपको पता है कि क्या चीज़ होने वाली है. अनकंडीशनल का मतलब होता है कहने वाले को खुद नहीं पता है कि वो जो कह रहा है वो होगा कि नहीं होगा. तो देखो, इफ और वेदर इंटरचेंजेबल होते हैं जहां पे कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती. ऊपर वाली स्टेटमेंट सीधी थी कि मुझे बता दो कि तुम आ रहे हो क्या, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है. लेकिन अगर मैं इसको ऐसा बना दूं कि मुझे बता दो अगर तुम आ रहे हो ताकि मैं तुम्हारी सीट बुक कर सकूं, तो सीट बुक करना तुम्हारे आने पे डिपेंड हो जाएगा ना, तो वो कंडीशनल बन गया. तो अगर तुम आ रहे हो या तुम नहीं आ रहे वो मुझे नहीं पता, बट तुम्हें सीट नहीं मिलेगी, ये अनकंडीशनल हो गया कि आना है तो तुम्हारी मर्जी, नहीं आना तो तुम्हारी मर्जी. जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट और लिख के दिखाती हूँ. द स्टेटमेंट इज स्टेटिंग इफ शी will not
परफॉर्म वेल, शी विल नॉट बी अवॉर्डेड। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो उसको अवार्ड भी नहीं मिलेगा। तो अब अवार्ड मिलना किस चीज़ पे डिपेंड है? उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड है। तो ये क्या बन गई? ये हमारे पास में कंडीशन बन गई कि अगर तुम्हें अवार्ड लेना है तो तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और कंडीशनल के लिए क्या आता है? इफ आता है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हें इनविटेशन मिला कि नहीं मिला, तो आई डू नॉट नो वेदर यू विल गेट द इनविटेशन और नॉट, ये अनकंडीशनल है, मुझे खुद ही नहीं पता मिलना है कि नहीं मिलना, तो वहाँ पे आएगा वेदर। तो मुझे नहीं लगता ये सिचुएशंस इतनी हार्ड हैं, बड़ा आसान सा फंडा है। अगर आपकी स्टेटमेंट कंडीशन दिखाती है, मतलब एक चीज़ की डिपेंडेंसी दूसरी चीज़ पे है, तो आप इफ़ लगाइए। लेकिन अगर कहने वाला जो आपका सब्जेक्ट है वही नहीं श्योर, आपको खुद ही नहीं पता कि स्टेटमेंट में आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो होनी है कि नहीं होनी, तो आप वेदर लगाइए। दिस इज़ ऑल अबाउट इफ एंड वेदर। अब देखिए, ये इफ एंड वेदर का मैंने आपको क्या किया? बेस क्लियर कर दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं इफ एंड वेदर के केस की डाउट को लेके, ये इफ एंड वेदर का जनरल केस था जहां पे हमें याद रखना है कि अगर मेरी एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन पे डिपेंड करती है तो वहां पे इफ लगेगा। और अगर मेरी स्टेटमेंट रैंडम है, मैं जो भी कह रहा हूँ उसका किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, तो आप वेदर लगाएंगे। ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द वर्ड डाउट, ये आपकी नेक्स्ट कंडीशन है। अगर मैंने यहाँ पे डाउट वर्ड लिखा है तो मतलब ये स्टेटमेंट इसी वर्ड पे चलेगी। व्हेन इट कम्स टू डाउट, डाउट के साथ में दो कंडीशंस के ऑप्शंस बनते हैं। आप डाउट के साथ में इफ को या वेदर को भी ले सकते हो, आप डाउट के साथ में दैट को भी ले सकते हो। अब टोटली आप पे डिपेंड हो गया कि आप इफ के साथ वेदर को, डाउट के साथ इफ को लोगे या वेदर को लोगे या फिर दैट को लोगे। लेकिन आपकी ये डिपेंडेंसी में मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आपको ये समझा सकती हूँ इफ और वेदर कब आएगा और दैट कब आएगा। अब जब हम बात करते हैं अपने स्टेटमेंट की, जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, हमारे सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं? हमारे सेंटेंस तीन ही तरह के होते हैं। या तो हमारी स्टेटमेंट अफर्मेटिव होती है, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, या तो हम पॉजिटिव बातें करते हैं, या हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव होती है, या फिर लास्ट में हमारी स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव होती है जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, अगर आपकी स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो यूज़ कीजिए इफ को या वेदर को। एज आई टोल्ड यू, अनटिल और अनलेस कंडीशनल और अनकंडीशनल का फॉर्मूला एप्लीकेबल ना हो, इफ एंड वेदर दोनों इंटरचेंजेबल हैं। तो अगर आपकी स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो आप इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है तो आपको सिर्फ और सिर्फ दैट लगाना है। और अच्छी बात यह है, इस सिचुएशन में आपको हमेशा ही अपनी स्टेटमेंट में डाउट जैसा वर्ड दिखेगा ही दिखेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बना के दिखाती हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिखी, आई डाउट। आई डाउट का मतलब मुझे इस बात का संशय है, मुझे शक है या मैं श्योर नहीं हूँ। आई डाउट इफ Ram is in the room। ठीक है, I doubt if Ram is in the room। दूसरा, I do not doubt। देखो अब मैंने क्या वर्ड चलाया, I do not। do not किस चीज का रिप्रेजेंटेटिव होता है? नेगेटिव का। I do not doubt if he is going to meet his mother। एक स्टेटमेंट ये बन गई। तीसरी स्टेटमेंट बनाते हैं, डू यू डाउट
इफ। अब डू जब हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट की बिगिनिंग में आ जाता है तो हमारी स्टेटमेंट किस पैटर्न में होती है? हमारी स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव पैटर्न में होती है। तो यहाँ जैसे ही हेल्पिंग वर्ब बाहर आया, यहीं से हमको पता चल गया कि हम जो भी लिखेंगे वो इंट्रोगेशन होगा। तो मैंने लिखा डू यू डाउट इफ ही विल हेल्प यू। चलिए बच्चा, 3 पैटर्न होते हैं, मैंने तीनों पैटर्न की एक एक स्टेटमेंट बना दी। अब पहली स्टेटमेंट देखिए, वर्ड डाउट है। एज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग कि इस सिचुएशन में इफ या वेदर या दैट की डिपेंडेंसी वर्ड डाउट पे होगी और डाउट वर्ड स्टेटमेंट में आएगा ही आएगा, क्योंकि इसी पे हमारी जो कंजंक्शन है वो बेस्ड है। अब पहली स्टेटमेंट देखिए, आई डाउट इफ ही इज इन द रूम। ना तो उसने नेगेटिव दिखाया है, ना तो उसने इंट्रोगेशन दिखाया है, प्लेन स्टेटमेंट बोली है जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। तो अगर हमारी स्टेटमेंट अफर्मेटिव होती है, हम फ्री होते हैं इफ़ या वेदर लगाने के लिए। मैंने इधर इफ़ लगाया है, आप इधर वेदर भी लगा सकते हैं, दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। आई डाउट इफ राम इज इन द रूम, या फिर आई डाउट वेदर राम इज इन द रूम। स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, कंडीशन या अनकंडीशनल जैसा कुछ नहीं है। इफ और वेदर इंटरचेंजेबल होते हैं, आप इफ लगाइए या वेदर लगाइए, दोनों करेक्ट हैं। दूसरी स्टेटमेंट में देखिए, आई डू नॉट डाउट, मुझे इस बात पे शक नहीं है। नहीं वर्ड आ गया, स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई। नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं वेदर और इफ के साथ में? अगर स्टेटमेंट नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो वेदर और इफ की जगह पे डाउट के साथ क्या लगता है? दैट लगता है। लेकिन मैंने क्या लगाया है? इफ लगाया है, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ लगाइए दैट। आई डू नॉट डाउट दैट ही इज गोइंग टू मीट हिज मदर। मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि वो अपनी मम्मी को मिलने जा रहा है। फाइन। अब तीसरी स्टेटमेंट, डू आपका इंट्रोगेशन है, ये स्टेटमेंट को हेल्पिंग वर्ब है डू आपका, ये स्टेटमेंट की बिगिनिंग में है। स्टेटमेंट की बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब का होना मतलब स्टेटमेंट इंट्रोगेशन रिफ्लेक्ट करेगी। अगर स्टेटमेंट इंट्रोगेशन रिफ्लेक्ट कर रही है तो अगेन फंडा सेम है। अगर आपकी स्टेटमेंट डाउट से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दिखा रही है तो आपको दैट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ भी इफ की जगह पे लगाइए दैट। फाइन, एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपको पूरा सेशन क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाली कंजंक्शन में मैंने आपको बताया कि इफ़ और वेदर इंटरचेंजेबल होते हैं जब तक स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो, सामान्य एक सेंटेंस हो। लेकिन अगर स्टेटमेंट कंडीशन दिखा दे, कंडीशन का मतलब एक चीज़ की डिपेंडेंसी किसी दूसरी चीज़ पे आ जाए, तो हम लगाते हैं इफ़। लेकिन अगर जो हमारा स्टेटमेंट का स्पीकर है उसको खुद ही नहीं पता वो क्या कह रहा है, अनकंडीशनल सी स्टेटमेंट है, उसमें आता है वेदर। उसके बाद से हमने इफ और वेदर को फिर से डाउट के साथ में यूज कर लिया, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई। यहाँ पे इफ और वेदर इंटरचेंजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इनके साथ में यहाँ पे दैट भी है। तो जब तक आपकी स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, जैसा कि आपने पहले सीखा, आप इफ और वेदर को लगाइए। लेकिन अगर स्टेटमेंट में वर्ड डाउट दिख रहा है और स्टेटमेंट नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो फिर आप इफ या वेदर नहीं लगा सकते, फिर आपको लगाना पड़ेगा दैट। दिस इज ऑल अबाउट इफ और वेदर विद डाउट और इफ और वेदर सिंगल। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी दिक्कत होगी। अगर मैं बोलूँ कि तुम गाड़ी चला लेते हो क्या, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। टीचर आस्क्ड मी इफ़ यू कैन ड्राइव अ कार, टीचर आस्क्ड मी वेदर यू कैन ड्राइव अ कार। ये सिंपल सी स्टेटमेंट थी। लेकिन अगर तुम गाड़ी चलाओगे मैं तो ही तुम्हारे साथ जाऊंगी, ये कंडीशन है। यहाँ पे इफ़ लगेगा। कोई भी गाड़ी चलाए, मुझे जाना ही नहीं है, या देखती हूँ जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, ये अनकंडीशनल है, यहाँ वेदर लगेगा। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट में मैं डाउट को प्लांट कर दूं तो डाउट अगर नेगेटिव के साथ चलाऊंगी तो मैं लगाऊंगी दैट। डाउट अगर मैं इंट्रोगेटिव के साथ चलाऊंगी तो मैं लगाऊंगी दैट। लेकिन अगर डाउट को मैं अफर्मेटिव स्टेटमेंट में चलाऊंगी, जैसे अभी तक मैंने इफ और वेदर को चलाया, वहाँ स्टेटमेंट अफर्मेटिव फॉर्मेट में चली जाएगी, तो दैट की आप इफ और वेदर को किसी को भी लगा सकते हैं। अब आपको दैट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट डाउट विद इफ, वेदर और दैट, और इसके पहले आपने सिर्फ इफ और वेदर सीखा। ओके, अब इसके बाद जो हमें बात करनी है वो बात करनी है कंजंक्शन, जिसका नाम है द सेम। ठीक है जी, उसका नाम सिर्फ सेम नहीं है, सेम का मतलब होता है सिमिलर। उसके आगे से द को रिमूव नहीं करना है। तो जो हमारी नेक्स्ट कंजंक्शन है
उसका नाम है द सेम। अब डाउट की जैसे द सेम पे भी दो कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। द सेम के साथ में दैट भी लग सकता है, द सेम के साथ में एज भी लग सकता है। ठीक है, तो अगर आपको स्टेटमेंट में द सेम दिखता है तो आपको पता है दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास में, ईदर दैट और एज। नाउ द कंडीशन इज व्हेन दैट एंड व्हेन एज, कब इनको यूज करना है, तो बहुत आसान है। द सेम देयर इज अ वर्ब आफ्टर इट, उसके बाद से इट इज द, यहाँ पे मैंने दैट लिख दिया है, यहाँ पे द होना चाहिए। द सेम कंडीशन चेंज हो गई, देयर इज नो वर्ब आफ्टर इट। देखो रट्टा मार लो, अगर द सेम के बाद वर्ब दिखती है तो यूज करो दैट का, और अगर वर्ब नहीं दिखती तो यूज करो एज का। जैसे मैंने लिखा, ही इज द सेम बॉय डैश met me yesterday, फाइन। या फिर this is the same dress dash mine। अब देखो मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा इस पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, पॉइंट आपको ही क्लियर हो गया होगा। ये लिखा द सेम दोनों स्टेटमेंट में, ये लिखा मेट, मेट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब, मीट मेट मेट, इट मीन्स मिलना। तो द सेम के बाद क्या मिली, वर्ब मिल गई, और अगर द सेम के बाद हमको वर्ब मिलती है तो हमें क्या लगाना होता है, हमें लगाना होता है दैट। और अगर द सेम के बाद हमें वर्ब की जगह पे कुछ भी और दिख जाए, वर्ब ना दिखे, तो हम क्या लगाते हैं, देयर इज नो वर्ब, तो क्या लगता है एज। अब माइन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वर्ब, माइन का मतलब क्या होता है, ये वैसी ही ड्रेस है जैसी मेरी है, तो यहाँ पे लगेगा एज। तो जब हम बात करते हैं कंजंक्शन या वर्ड द सेम की, उसके साथ में दो सिचुएशंस होती हैं, उसके साथ में या तो दैट लग सकता है या तो एज लग सकता है। अगर द सेम के बाद आपको फॉर्म ऑफ वर्ब दिखती है तो आप दैट लगाइए, और अगर आपको वर्ब नहीं दिखती तो आप लगाइए एज। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए और कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज द same house I wanted to buy। This is the same house I wanted to buy, ये वही घर है जो मैं खरीदना चाहती थी। There is a word the same and here is a verb wanted, want की सेकेंड फॉर्म है, तो अगर द सेम के बाद हमको वांटेड दिख गया, मतलब हमको द सेम के बाद वर्ब दिख गई, तो हमारी स्टेटमेंट में दैट का होना नेसेसिटी है, तो उन्होंने दैट नहीं लगाया, ये एरर हो गया। तो हम यहाँ पे, अगर ये पेपर में आई होती, हम यहाँ पे एरर मार्क करते। तो कीप दिस वर्ड द सेम इन योर माइंड, इट कैन बी फॉलोड बाय दैट एंड एज इफ after the same there is a form of verb in your statement, तो आप वहाँ पे that का यूज़ करेंगे, and if there is no verb तो आप वहाँ पे as का यूज़ करेंगे। This is all about the same that can be used with that and as। बहुत आसान है, verb है तो that लगाइए, verb नहीं है तो आप as का यूज़ करेंगे। चलिए अब the same के बाद से हम सब बात करते हैं lest की। When it comes to lest, most probably हर स्टूडेंट को ये पता होता है कि lest के बाद में should आता है, तो आई डोंट थिंक सो कि इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा किसी को भी। ये तो पेयरिंग आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ कंजंक्शन? कंजंक्शन मीन्स पेयरिंग ओनली, कंजंक्शन में पेयर ही चलते हैं। तो अगर हम अपनी नेक्स्ट कंजंक्शन को देखें तो वो होती है लेस्ट, जिसमें
शुड आता है। लेस्ट को हमेशा ही शुड फॉलो करेगा, लेस्ट के साथ में हमेशा ही शुड आएगा। ओके, आपको याद रखना है, लेस्ट अगर आपको दिख गया स्टेटमेंट में शुड लगाओ। जैसे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अगर हम बात करें शुड की, वैसे तो शुड एक मॉडल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है चाहिए, तो अगर हम उसके हिसाब से इसको एक्सप्लेन करें तो तेज दौड़ो नहीं तो तुम्हें ट्रेन मिस करनी चाहिए। तो आपको किसी को भी ऐसा नहीं सोचना है कि शुड एक मॉडल है जिसका मीनिंग चाहिए होता है, वो मॉडल के सेक्शन की बात है। लेकिन अगर हम कंजंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहां भी आपको स्टेटमेंट में लेस्ट दिख गया, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा, और यहाँ पे शुड को एज अ मॉडल यूज़ नहीं करते, यहाँ पे शुड को एज अ मॉडल इंटरप्रेट नहीं करते हैं, यहाँ पे शुड का मतलब चाहिए नहीं है, यहाँ पे शुड सिर्फ और सिर्फ लेस्ट को सपोर्ट कर रहा है, लेस्ट के सेकंड फिडल का काम कर रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो हमें पहले से पता था, व्हाट्स न्यू वी लर्न, है ना, क्या नया मुझे बताया, तो आपको याद रखना है, फिर से हैशटैग बना रही हूं, हैशटैग में हम इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, लेस्ट इज फॉलोड बाय V1, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, टेक केयर लेस्ट शी फॉल्स। ध्यान रखो नहीं तो वो गिर सकती है। ठीक है, यहाँ पे लेस्ट के बाद जो स्टेटमेंट है वो आगे नहीं बढ़ी। देखिए, लेस्ट के बाद शुड तब आता है जब आप रिजल्ट बताते हो। मैंने यहाँ पे शी के बाद से कुछ नहीं लिखा, शी शुड फॉल। देखो, अगर आप शुड लगा देते तो फॉल आना ही है। पेपर में लैंग्वेज आपको फंसाती कैसे है, लैंग्वेज ने यहाँ से शुड को हटा दिया, तो अधिकतर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो यहाँ पे शुड डाल देंगे। तो आपको याद रखना है कि जब हम बात करते हैं लेस्ट की, लेस्ट एक और रूल को फॉलो करता है। अगर लेस्ट के बाद शुड नहीं दिख रहा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखनी चाहिए। तो अब हमने लेस्ट के बारे में दो बातें सीख ली ना, एक तो हमें पहले से पता थी कि लेस्ट के साथ में शुड आता है, लेकिन दूसरी बात आपने अभी सीखी कि अगर लेस्ट के बाद शुड नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, बिना शुड के भी स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी, लेकिन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखनी चाहिए। अब ये रहा लेस्ट और ये रही वर्ब, लेकिन ये तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये क्या है, ये है V1 प्लस S और ES। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था शी। बट आप ध्यान से बताइए, आर वी डूइंग द टेंसेस, हम टेंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, तो हमें याद रखना है ये टेंस नहीं है। अगर उसने कहा है लेस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखो। अगर उसको S और ES का कॉम्बिनेशन चाहिए होता तो यहाँ पे वो फर्स्ट फॉर्म लिखने की बजाय लिखता क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट लिखता ना, यहाँ पे वो का मतलब लैंग्वेज है, नो डाउट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग द लैंग्वेज। तो अगर लैंग्वेज को यहाँ पे S और ES चाहिए होता फॉर्म के साथ तो लैंग्वेज लिखती सिंपल प्रेजेंट टेंस। लैंग्वेज ने नहीं लिखा ना, लैंग्वेज ने सीधा लिखवाया फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो आपको यहाँ पे फॉल्स नहीं बनाना है, आपको सिंपल बनाना है फॉल। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जब भी हम बात करते हैं लेस्ट की, लेस्ट के बाद आता है शुड, लेकिन अगर कभी स्टेटमेंट में शुड नहीं दिख रहा तो फिर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी। आपको उसके साथ कोई डेकोरेशन फीचर ऐड नहीं करना, कोई S और ES, कोई ING, कुछ नहीं लगेगा, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। दिस इज ऑल अबाउट लेस्ट। बहुत आसान है, लेस्ट के साथ में शुड, और अगर शुड नहीं चल रहा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट, हम किन किन कंजंक्शन से दिखा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट यू ऑल अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है हमको ऑपोजिट्स दिखाने होते हैं, हमको विपरीत सिचुएशन दिखानी होती है। तो जब भी हमें लैंग्वेज में कॉन्ट्रास्ट दिखाने हो तो लैंग्वेज के पास में ऑप्शन होता है
in spite of, despite, although. ठीक है, यहाँ पे ये although है, it's ALTHOUGH. इन सब से हम क्या कर सकते हैं, इनसे हम कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं. टू शो कॉन्ट्रास्ट, इनसे विपरीत सिचुएशन दिखाई जा सकती है. अब इनको यूज करने का बहुत आसान तरीका है, बस आपको याद रख लेना है कि इनके बाद आएगा क्या क्या. जब हम बात करते हैं ऑल्दो की, ऑल्दो की सिचुएशन में ऑल्दो के बाद हमेशा सब्जेक्ट दिखना चाहिए आपको. ऑल्दो में आपको वर्ब के, या तो आपको सब्जेक्ट दिखना चाहिए या तो आपको वर्ब दिखना चाहिए. जब भी आप ऑल्दो का यूज़ करेंगे, ऑल्दो के बाद या तो वर्ब आएगी या तो सब्जेक्ट आएगा. लेकिन व्हेन इट कम्स टू इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, इनके बाद नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है और वर्बल नाउन हो सकता है. वर्बल नाउन यू ऑल अंडरस्टैंड. वर्बल नाउन कहते हैं उसको जिसको हम जीरंड कहते हैं. और जीरंड कैसे बनता है, V1 प्लस ING के साथ. तो देखिए, याद रखना आसान हो गया ना. आपके सामने पूरी पिक्चर बना दी मैंने कि इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और ऑल्दो, ये कॉन्ट्रास्ट शो करने के काम आते हैं, ऑपोजिट सिचुएशंस या विपरीत परिस्थितियां दिखाने के काम आते हैं, जिसमें अगर आपकी स्टेटमेंट ऑल्दो से बिगिन हो रही है या ऑल्दो स्टेटमेंट के किसी भी हिस्से में आ रहा है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट या वर्ब. लेकिन अगर ऑल्दो की जगह पे इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट है तो उसके बाद नाउन, प्रोनाउन या वर्बल नाउन कुछ भी आ सकता है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई एम नॉट hungry although, पढ़ते जाइए, आई एम नॉट हंग्री although not eating anything. I'm not hungry although not even eating anything all day. तो ये आपकी पूरी सिचुएशन बन गई कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया फिर भी मुझे भूख नहीं लग रही. तो आपकी स्टेटमेंट में इधर क्या यूज़ हुआ है, ऑल्दो का. ऑल्दो के बाद क्या चाहिए, या तो सब्जेक्ट चाहिए या तो वर्ब चाहिए. लेकिन हमारे पास में क्या लगा हुआ है, वर्ब लगी तो हुई है लेकिन ING के फॉर्मेट में. यहाँ पे मैंने आपको ING का फॉर्मेट नहीं बताया, मैंने सिंपल वर्ब बताई है, जैसे ईट, राइट, या यूं कह लो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, ING. ये ईटिंग लगा हुआ है ना, मतलब ये ऑल्दो गलत हो गया. तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे, आपकी स्टेटमेंट अगर इंस्पाइट लगाएंगे तो ऑफ, इंस्पाइट ऑफ लगाना पड़ेगा या फिर डिस्पाइट लगाना पड़ेगा. तो हम इधर लगाते हैं इंस्पाइट ऑफ नॉट ईटिंग एनीथिंग. क्यों, क्योंकि डिस्पाइट लगा देंगे तो स्टेटमेंट पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव फॉलो नहीं करता है. तो हम याद देखते हैं, आई एम नॉट हंग्री इन स्पाइट ऑफ नॉट ईटिंग एनीथिंग ऑल डे. मतलब मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया फिर भी मुझे भूख नहीं लग रही. आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पे भी वर्ब लिखी है, यहाँ पे भी वर्ब लिखी है, लेकिन ये ING का फॉर्मेट है. चलिए, आपको डाउट ना हो तो हम एक दो स्टेटमेंट और करके देखते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा, despite the pain in his leg, he completed. यहाँ पे मैं इस इंस्पाइट ऑफ को थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ ताकि हमारी पहले नीचे वाली स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए. यहाँ पे हमने इन स्पाइट ऑफ लगाया था, ऑल्दो को काट के रीज़न आपको बता दिया गया. तो अब हम लिख रहे हैं, डिस्पाइट द पेन इन हिज लेग ही कंप्लीटेड द रेस. ठीक है, एक स्टेटमेंट एक है, एक स्टेटमेंट है द हॉलीडे वॉज ग्रेट ऑल्दो. The holiday was great
ऑल्दो द होटल वॉज नॉट गुड। चलो अब ध्यान से देखो, इसमें क्या लगा है, डिस्पाइट लगा है। डिस्पाइट के बाद क्या आ रहा है, द पेन। व्हाट इज द पेन, पेन क्या होती है, पेन इज अ नाउन, तो डिस्पाइट के बाद लगा है नाउन। और इधर देखो, ऑल्दो द होटल, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और होटल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो आपको याद रखना है डिस्पाइट और इंस्पाइट, इसके बाद नाउन, प्रोनाउन, वर्बल फॉर्म ऑफ वर्ब कुछ भी आ सकता है, लेकिन ऑल्दो के बाद या तो वर्ब आएगी या तो फिर सब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा, ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। देखो जरा ध्यान से, हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसकी भी बात कर रहे हैं उसको हमने ही कहा है, तो ऑल्दो के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो आपने, बहुत आसान है याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना है तो आप इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या ऑल्दो का यूज करेंगे, लेकिन ऑल्दो के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला पैटर्न नहीं लगाना, या तो सिंपल वर्ब लगाओ या फिर उसके बाद से सब्जेक्ट लगा दो। लेकिन जब आप इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट की बात करते हो तो यू आर फ्री टू चूज, आप नाउन की स्टेटमेंट लगा सकते हो, प्रोनाउन की स्टेटमेंट लगा सकते हो, और उसके बाद से वर्बल नाउन लगा सकते हो। अब आपको समझाने के लिए आई विल राइट अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि जब जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट लिखूंगी आप मेरे साथ साथ ही उसे सॉल्व कर लेंगे, और आपका ये जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या वर्बल फॉर्म है, इसका डाउट सारा दूर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा, वी enjoyed our camping holiday. We enjoyed our camping holiday. कैंपिंग यू ऑल अंडरस्टैंड, जब हम कैंप करने के लिए जाते हैं, वहाँ हमें टेंट में रखा जाता है, आग, बॉन फायर, रात को आग जलाई जाती है, दिस इज कॉल्ड कैंपिंग हॉलीडे। वी एंजॉयड आवर कैंपिंग हॉलीडे इन स्पाइट ऑफ द रेन। ठीक है, अब हमने किसका यूज किया है, हमने यूज किया है इन स्पाइट ऑफ का। इन स्पाइट ऑफ के साथ क्या आना चाहिए, या नाउन या प्रोनाउन या वर्बल नाउन। तो देखो ये इन स्पाइट ऑफ के बाद क्या लगा है, रेन एक कॉमन नाउन है, नाउन लगा है, और देखो इसके साथ क्या लगा है, वर्बल फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, आईएनजी लगी है। तो अगर आप ये सोचें कि मैडम यहाँ पे ऑल्दो भी तो आ सकता है, तो ऑल्दो कैसे आएगा, ऑल्दो के बाद या तो सब्जेक्ट चाहिए या तो वर्ब चाहिए। इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रेन नहीं है, इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वी है, तो इन स्पाइट ऑफ के बाद तो वी आ ही नहीं रहा, तो पहली कंडीशन खत्म हो गई ऑल्दो की। ऑल्दो के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन सब्जेक्ट तो ये सामने पड़ा है, ऑल्दो वो रहा, तो सब्जेक्ट नहीं है, तो ऑल्दो का पहला जो रूल है वो नल एंड वॉइड हो गया। उसके बाद से ऑल्दो के बाद वर्ब चाहिए, तो ऑल्दो के साथ की वर्ब कैंपिंग एंजॉयड भी इधर पड़ी है, उधर तो इन स्पाइट ऑफ के बाद रेन पड़ा है, कॉमन नाउन। तो याद रखना बहुत आसान है, विपरीत परिस्थितियां या कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो तो ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट का यूज करें, लेकिन याद रखें ऑल्दो के बाद ईदर सब्जेक्ट और वर्ब, नॉट V1 प्लस ING, ध्यान से। लेकिन इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बाद वर्ब यूज करो बट विद ING, और नाउन या प्रोनाउन कुछ भी जो आपको यूज करना है। अब स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है, देयर आर सो मैनी सिचुएशंस जहाँ पे बच्चे जो हैं इंस्टेड ऑफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, दो इट इज नॉट अ कंजंक्शन, इंस्टेड ऑफ इज नॉट अ कंजंक्शन एट ऑल, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इस ऑफ की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं इन स्पाइट में, इन स्पाइट ऑफ में और इंस्टेड ऑफ में। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इन रिटर्न ऑफ। ठीक है,
अब इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग है कि के बावजूद, ये काम बरसात होने के बावजूद भी हमने हॉलीडे एंजॉय किया। लेकिन इंस्टेड ऑफ तब आता है जब आप लेन देन करते हो, गिव एंड टेक होता है। जैसे गिव मी ए पेंसिल, गिव मी अ पेंसिल इंस्टेड ऑफ दिस पेन। तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप सोचें कि इंस्पाइट ऑफ आ जाए तो कैसे आएगा? इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि किसी काम के होने के बावजूद भी दूसरा काम हो गया या नहीं हुआ। लेकिन ये तो मैं लेन देन कर रही हूँ, गिव एंड टेक कर रही हूँ कि मुझसे पेन ले लो और बदले में मुझे पेंसिल दे दो। तो कभी भी इंस्पाइट ऑफ में और इंस्टेड ऑफ में कंफ्यूजन नहीं करना है। इंस्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, लेकिन इंस्टेड ऑफ होता है गिव एंड टेक। दिस इज ऑल अबाउट इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट एंड ऑल दो। और ये जो चीज़ आपको या कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकती है वो मैंने आपको समझा दी कि इंस्टेड ऑफ और इंस्पाइट ऑफ में ऑफ को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। इंस्टेड ऑफ गिव एंड टेक का प्रोसीजर दिखाता है और इंस्पाइट ऑफ में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता, वो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। फाइन, इसके बाद से लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन लर्न व्हेन इट कम्स टू द कंजंक्शन। Now, after in spite of, despite और although, let's talk about as soon as. As soon as हमने बहुत बार पढ़ा है। As soon as is a very common conjunction। ये हमको न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, राइटिंग्स में या जब हम खुद भी ऐसे लेटर्स लिखते हैं तो हम as soon as को यूज़ करते हैं। तो as soon as कहाँ आता है? As soon as। एज सुन एज के लिए आपको याद रखना है, एज सुन एज में हम अगर आपको प्रोनाउन के चैप्टर की रेफरेंस दूं तो प्रोनाउन के चैप्टर में हमने कनेक्टिव पार्ट पढ़ा है। कनेक्टिव होता है ये जो दो सिचुएशंस को यूज़ करता है। तो हम एज सुन एज कब लगाएंगे? व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस immediately after another action। एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो जाए तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? एज सुन एज का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा एज सुन एज आई विल गेट द tickets I will inform you। अब देखिए इसमें क्या है, एक एक्शन कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? मैंने यहाँ पे लिख दिया बी केयरफुल। बी केयरफुल का मीनिंग क्या है? आपको याद रखना है as soon as plus simple present tense। as soon as के बाद simple present tense आता है। तो as soon as I will get नहीं, as soon as I get the tickets। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा एक स्टेटमेंट हम और लिख लेते हैं as soon as I reach my village I will call you। देखो एक एक्शन खत्म होगा उसके तुरंत बाद दूसरा होगा। तो मैंने क्या कहा? जैसे ही मैं अपने विलेज पहुंचूंगी मैं आपको कॉल करूंगी। तो एज सुन एज के बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे बी केयरफुल में कि एज सुन एज के बाद क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आई रीच। तो एज सुन एज के बारे में हम याद रखेंगे, एज सुन एज तब काम करता है जब एक एक्शन के फिनिश होते ही तुरंत दूसरा एक्शन हो जाए।
और एज सुन एज के रिगार्डिंग आपको एक बात याद रखनी है कि एज सुन एज के बाद जो हमारा टेंस होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट होगा, जैसे हमने एग्जांपल लिखा है एज सुन एज आई विल गेट द टिकट्स। नो डाउट ये अभी मैंने फ्यूचरिस्टिक ही एस्पेक्ट लिया कि जैसे ही मुझे टिकट मिलेंगी मैं तुम्हें बता दूंगी, बट लैंग्वेज क्या कहती है, एज सुन एज के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, तो हमने आई विल काट के सिर्फ आई लगा दिया, आई गेट द टिकट्स। सिमिलरली एज सुन एज आई रीच माई विलेज, एज सुन एज के सिंपल बाद सिंपल प्रेजेंट आता है, तो रीच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली, तो एज सुन एज आई रीच माई विलेज आई विल कॉल यू। ओके, अब इसके बाद हमें जिस कंजंक्शन की बात करनी है वो कंजंक्शन है लाइक। ओके, तो लाइक के बारे में व्हाट यू विल डू, आप लाइक के बारे में दो मेरी बहुत छोटी छोटी सी बातें याद रखेंगे। इधर हमने लिख दिया लाइक। ओके, लाइक के बारे में सिर्फ दो छोटी बातें। आफ्टर इट यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म मैंने आपको समझाया था। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो 3 पर्सन्स की लिस्ट में आ जाए, ये शायद मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट का मतलब होता है जो 3 पर्सन्स जिनको हम आई वी यू ही शी इट दे या फिर नाम कहते हैं उसकी कैटेगरी में आ जाए, और जो उसमें ना आए वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। और इसके बाद वर्बल नाउन यूज होता है, और वर्बल नाउन में आपको बता चुकी हूँ हम V1 प्लस ING को वर्बल नाउन कहते हैं, जिसे जीरेंट भी कहा जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल लिखी, यू आर नॉट लाइक मी। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट होता अगर मैंने आई लिखा होता तो मी एक ऑब्जेक्ट है, और वैसे भी सब्जेक्ट वो होता है जो स्टेटमेंट में कर्ता बन सके। मी कभी कर्ता की जगह पे नहीं आ सकता, मी से कोई स्टेटमेंट बिगिन होती नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने यहां पे लिखा माई सिस्टर इज जस्ट लाइक हर। अब हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्यों? क्योंकि हर से कभी स्टेटमेंट स्टार्ट हो ही नहीं सकती, स्टेटमेंट स्टार्ट होती है शी से, और शी किस में आता है, 3 पर्सन्स की लिस्ट में आता है। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप मेरी इस छोटी सी बात को याद रखेंगे। जो 3 पर्सन्स की लिस्ट में आते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, जो उसमें नहीं आते वो ऑब्जेक्ट होते हैं। 3 पर्सन की लिस्ट में आई वी यू ही शी इट दे या नेम आते हैं, उस लिस्ट में मी नहीं आता, उस लिस्ट में हर नहीं आता, शी आता है, हर नहीं आता। तो आप याद रखेंगे लाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ नाउन यूज होता है। इसमें आप इसको सब्जेक्ट नहीं दे सकते। और इसके बाद क्या आता है, आईएनजी की फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो मैंने यहां पे लिखा देयर इज नथिंग लाइक शॉपिंग। तो शॉपिंग इज ING फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे देयर इज नथिंग लाइक सिंग योर फेवरेट सॉन्ग। तो ध्यान से देखिए, लाइक के बाद क्या आना चाहिए, वर्बल फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब सिंग गलत हो गया, हियर शुड बी सिंगिंग। तो आपको बस लाइक के से रिलेटेड मेरी ये 2 छोटी छोटी बातें याद रखनी है। आपका कंजंक्शन लाइक कभी गलत नहीं होगा। लाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और वर्बल नाउन आता है, मतलब ING आता है फॉर्म ऑफ वर्ब के फॉर्मेट में। इसके बाद देयर आर सर्टन कंजंक्शंस जो आपको याद रख लेनी है। अब आपको कुछ पेयरिंग सिखा रही हूँ मैं, वो पेयरिंग आपको कभी नहीं भूलनी, क्योंकि वो पेयर आपको पेपर में कंफ्यूज करता है। लैंग्वेज में जब उनके एरर बनते हैं तो स्टूडेंट उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई एम राइटिंग सम पेयर्स, मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ सर्टन
कंफ्यूजिंग पेयर्स। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही कंजंक्शन इतने इतने फॉर्मेट में कैसे चल सकती है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, तो आपको याद रखना है एज इफ आई विश, इफ, एज दो, पढ़ते जाइए, एज इफ, आई विश, इफ, एज दो, इनके बाद हमेशा ही वर आएगा, हमेशा। और ये कब यूज होते हैं, when we imagine or suppose something, जब हम कुछ चीजों की कल्पना करते हैं ये तब आते हैं। जैसे I wish I were a queen, ये मेरी कल्पना है कि मैं काश एक क्वीन होती। तो ये पहली पेयरिंग आपने याद रखनी है। इसके बाद आप दूसरी चीज को याद रखेंगे, दैट इज डिफाइन, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, रिगार्ड। इनके बाद हमेशा ही आएगा एज। डिपिक्ट करना, डिफाइन करना, पोर्ट्रे करना या रिगार्ड करना, इसका मीनिंग होता है किसी को एक लेवल पे रखना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, आई डिफाइन हर एज माई मदर। तो मैं जिस भी लेडी की बात कर रही हूँ वो मेरे लिए किस जगह पे है, मेरी मम्मी की जगह पे है। तो जब भी डिफाइन, पोर्ट्रे, डिपिक्ट या रिगार्ड दिख जाए, आपको हमेशा उसकी पेयरिंग में एज लगाना है। फाइन। उसके बाद से हम क्या याद रखेंगे, until, unless, lest, till, until, unless और हो गया लेस्ट वर्ड। इसके बारे में याद रखने जैसा क्या है, नेवर यूज नॉट आफ्टर देम। चूंकि ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं तो इनके बाद कभी 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 भी नॉट का यूज नहीं करते हैं। ओके। और उसके बाद हम क्या याद रखेंगे, उसके बाद से हम याद रखेंगे कि कंजंक्शन की पेयरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके पहले जो हमने सीखे वो कंजंक्शन के रूल्स थे, फॉर्मेट्स थे। ये वो बातें हैं जो हमें याद रखनी है कि ये कभी नहीं बदलेंगी, कभी चैलेंज नहीं होंगी। और एल्स के मामले में मैंने आपको, जब हमने एल्स को यूज़ किया, मैंने आपको तभी बता दिया कि एल्स के बाद में, चलिए हम वो भी लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रह जाए। एल्स जो वर्ड होता है, एल्स के बाद में नो, नॉट, नेवर, इनके बाद भी नो, नॉट, नेवर कभी नहीं आता। एल्स के बाद में फिर आता क्या है, इसके बाद में नो, नॉट, नेवर नहीं आएगा। तो फिर हम एल्स के बाद में लगाएंगे क्या, एल्स के बाद में लगता है विल, शैल या फिर वुड। ओके, याद रह जाएगा। व्हेन इट कम्स टू कंजंक्शन एल्स, एल्स के बाद में नो, नॉट, नेवर कभी नहीं लगाते, एल्स के बाद में लगता है विल, शैल और वुड। आई होप दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। डजेंट मैटर आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन हमारे स्कूल से ही हमें बेसिक्स में पढ़ाई जाती हैं। तो कंजंक्शन हमारे फंडामेंटल्स ग्रामर का पार्ट होती हैं। तो मुझे लगता है कि जितना मैंने इतना समझाया है, जो आपको रूल्स बताए हैं, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे और आपको कंजंक्शन अच्छे से आ जाएंगी। बस आपको अपने एंड पे क्या करना है, अब आपको
आपको कुछ पेयरिंग्स याद कर लेनी है, जैसे सेल्डम के बाद एवर होता है, रिजन के बाद वाई होता है, ऑल के बाद दैट होता है, नीदर के बाद नॉर होता है, लेकिन नॉट ईदर के बाद नॉर और होता है। तो देयर आर सर्टन पेयरिंग जो आपको याद कर लेनी है, पेयरिंग बुक्स में इजीली अवेलेबल होती हैं। थैंक यू।